वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सिंड्रोम का जिसको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है, हालांकि सिंड्रोम के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारा सिंड्रोम है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो, बट जो इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है उसकी हम बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जो सबसे पहले एक क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ के तौर पे सबसे पहले पाया गया था, जिसकी खोज 1866 में जॉन लैंगडन डॉन ने की थी, है ना। इसको मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम सबसे पहला क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ है जिसकी खोज 1866 में जॉन लैंगडन डॉन ने की थी। इसको हम मंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। बेसिकली इस डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली हमारी क्रोमोजोम्स का जो 21वीं जोड़ी क्रोमोजोम्स है, उस 21वीं जोड़ी क्रोमोजोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स बन जाता है। यानी कि 21वीं जो जोड़ी है क्रोमोजोम्स का, वहाँ पे क्रोमोजोम्स का एक क्रोमोजोम्स एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। तो टोटल क्रोमोजोम्स की संख्या आप जानते हैं कि 46 होती है, बट डाउन सिंड्रोम के कंडीशन में 21वीं जोड़ी में एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगा क्रोमोजोम्स का। सो कुल मिलाकर के जो इसमें क्रोमोजोम्स हो जाएंगे वो 47 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको समटाइम्स क्रायोटाइप 47 भी कहते हैं, या समटाइम्स ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। बेसिकली, है ना, क्रायोटाइप 47 या ट्राइसोमी 21 कहते हैं बेसिकली, है ना। इसके बाद एक और है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बेसिकली आप इसको कह सकते हैं पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स इन द फीमेल। जैसा कि आप जानते हैं कि फीमेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, और उससे एक्स वाई क्रोमोजोम्स में से एक्स क्रोमोजोम्स जो है वो एक गायब हो जाता है। यानी कि जो 23वीं जोड़ी क्रोमोजोम्स होती है उसमें एक कॉपी ही एक्स की होती है, एक कॉपी उसका गायब हो जाता है। बेसिकली एक्स का एक कॉपी गायब हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। बेसिकली इसको बेसिकली खोज किया था 1938 में हेनरी टर्नर ने बेसिकली इसकी खोज की थी, इसीलिए हम लोग इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर, टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर होने वाली सिंड्रोम है, जिसमें उनकी क्रोमोजोम्स का जो 23वीं जो क्रोमोजोम्स होता है उसमें से एक क्रोमोजोम्स जो है कि वो एब्सेंस होता है, एक एक्स क्रोमोजोम्स जो है वो एब्सेंस हो जाता है। इस हालात को, इस कंडीशंस को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्रायोटाइप 45 भी कहते हैं, क्रायोटाइप 45 भी कहते हैं। उसके बाद है आपका एक क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बेसिकली, है ना। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि आपका एक एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोजोम्स का बनेगा, है ना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स बनेगा, जिसको हम लोग क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इस क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की खोज 1942 में हैरी क्लिनफिल्टर ने की थी। इस सिंड्रोम की खोज 1942 में हैरी क्लिनफिल्टर ने की थी, इसलिए हम लोग इसको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली कि एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है कि वो क्रोमोजोम्स का बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगा क्रोमोजोम्स का। मेल के अंदर ऐसा होगा, है ना, जो मेल कैंडिडेट है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, चूंकि हमने डाउन सिंड्रोम में हमने जनरली बात कही कि किसी के क्रोमोजोम्स में से एक क्रोमोजोम्स बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स बन जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में हमने बताया कि फीमेल के अंदर से एक एक्स क्रोमोजोम्स जो है वो कम जाएगा। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स बन जाएगा, मेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स बन जाएगा, जिससे क्रोमोजोम्स की संख्या बढ़ करके 47 हो जाएगी, 46 न रह करके 47 हो जाएगी। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि एक एडिशनल क्रोमोजोम्स जो है कि वो बेसिकली जुड़ जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट किसी का हो पाता है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की खोज हैरी क्लिनफिल्टर ने 1942 में की थी। इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स जो है बन जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्रायोटाइप 47 भी कहते हैं बेसिकली, है ना। उसके बाद आपका जो चौथा सिंड्रोम है वो रेट सिंड्रोम है। रेट सिंड्रोम बेसिकली एक तरीके का रेट सिंड्रोम एक तरीके का डिसऑर्डर है, एक तरीके की डिसेबिलिटीज है जो खास करके महिलाओं के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर पाई जाती है। रेट सिंड्रोम के कंडीशन में जब बच्चियां पैदा होती है उससे 6 वर्ष तक जो उसका बेसिकली ग्रोथ है
वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट उसका होता है। इसके बाद उसमें कई सिम्टम ऑटिज्म के दिखाई देने लगते हैं, यानी कि लोगों से बात ना करना, कम्युनिकेशन कम करना, मतलब सोशलाइज ना होना, और इसकी वजह से उसका लैंग्वेज डेवलप ना होना, कम्युनिकेशन ठीक से ना कर पाना, है ना, या स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स हो जाना, है ना, या पुअर सोशल इंटरेक्शन हो जाना, या कम्युनिकेशन पुअर हो जाना, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि हमने बताया कि ऑटिज्म के कंडीशन में भी हमने बताया था पिछली वीडियो में, हमने बताया था कि ऑटिज्म के कंडीशन में बच्चा क्या हो जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर्स का हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सेम मामला रेट सिंड्रोम में भी होगा। यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो ना ही लैंग्वेज सही से बोल पाएंगे और ना ही सही से वो लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पाएगा बेसिकली, है ना, ना ही सही से बोल पाएंगे और ना ही सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये है बेसिकली रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम खास करके महिलाओं के अंदर होने वाली बीमारी है। शुरुआत के 6 महीने तक बच्चियों का डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल सामान्यतः होता है। उसके बाद उसके अंदर ऑटिज्म के कुछ सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जैसे स्टीरियोटाइप थ्रेट, स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, पुअर कम्युनिकेशन, पुअर सोशल इंटरेक्शन, बेसिकली इसके अलावा प्रॉब्लम विद एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज, है ना, यानी कि लैंग्वेज बोलने में या लैंग्वेज को समझने में परेशानी होती है, सोशल इंटरेक्शन में परेशानी होती है, कम्युनिकेशन में परेशानी होती है, जिसकी वजह से ये दोस्त नहीं बना पाते हैं ऐसे लोग। तो ये है आपका रेट सिंड्रोम। इसके अलावा एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा क्या कहते हैं कि स्किल्स है वो बेसिकली मुतासिर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित रहेगा या मुतासिर रहेगा, 70% बच्चे ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं। 70% बच्चे जिनके पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं, 75% बच्चे जो हैं कि वो पुअर डिफरेंशियल स्किल इनके पास हुआ करते हैं बेसिकली, है ना। तो आमतौर पे ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये 3 साल की उम्र से शुरू होता है, 3 साल की उम्र से शुरू होता है, और क्या कहते हैं कि ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है। डैट मीन्स कि ये आमतौर पे 3 वर्ष की अवस्था से शुरू होगा और 22 वर्ष की अवस्था तक में ये चीज़ें डेवलप करने की ज़्यादा चांसेस बनी रहती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले की, है ना। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में बेसिकली एक तरीके का आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो हमारी डेवलपमेंट को बेसिकली मुतासिर करता है। ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डैट मीन्स कि 3 साल से लेकर के या पैदाइश से लेकर के 22 साल की उम्र तक इस तरीके की डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में से प्रभावित बच्चे होते हैं, 70 to 75% ऐसे बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में भी मुब्तला होते हैं, है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेसिकली अस्पर्जर सिंड्रोम की। अस्पर्जर सिंड्रोम भी बेसिकली हमारा एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। दैट मीन्स ये भी डिसऑर्डर आपकी पैदाइश से 22 साल के आसपास जो है कि डेवलप करने के चांसेस रहते हैं अस्पर्जर सिंड्रोम के भी, है ना। सो अस्पर्जर सिंड्रोम भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो हमारी सोशलाइज होने की एबिलिटी को और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को प्रभावित करता है, मुतासिर करता है। यानी कि अस्पर्जर सिंड्रोम इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर that affect the person's ability to effectively socialize and communicate. अस्पर्जर सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि पैदाइश से 22 साल की उम्र तक में डेवलप होता है, और इसकी वजह से जो किसी पर्सन की सोशलाइज होने की एबिलिटी है या कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है वो बेसिकली मुतासिर हो जाती है अस्पर्जर सिंड्रोम से। तो ये हो गया आपका अस्पर्जर सिंड्रोम। इसके अलावा हम आपको बात करते हैं, हालांकि अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो अस्पर्जर सिंड्रोम के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिसेबिलिटीज़ की कंडीशन में, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं।
जैसे एक कंडीशन होता है डिस्टोनिया की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस पर्सन को, डिस्टोनिया वाले को। तो डिस्टोनिया एक हमारा कंडीशंस है जिसमें हमारा इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस होता है। दैट मीन्स हमारा रिपीटेटिव मूवमेंट नहीं हो पाता है, या मूवमेंट बहुत ट्विस्टिंग के साथ होता है। दैट मीन्स हाथ वगैरह टेढ़ा रहेगा, पाँव वगैरह टेढ़ा रहेगा, बड़ी मुश्किल से वो सीधा हो पाएगा, है ना। उसमें क्रैम्प होगा, दर्द महसूस होगी, है ना। तो ये जो डिस्टोनिया का कंडीशंस है, इसमें इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रिक्शंस होता है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, अपने अनुसार हम जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हाथ पांव हैं, उनका हम मूवमेंट सही से नहीं कर पाते हैं। सो इसमें ये बेसिकली होता है क्या है कि ये लिमिटेड रिपीटेटिव मूवमेंट को मतलब लागू करता है। इसके साथ साथ ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, यानी कि बड़े मतलब दर्द और इसके साथ जो है परेशानी के साथ जो है कि मूवमेंट हमारा हो पाता है। डिस्टोनिया के कंडीशंस में ये मुमकिन है कि डिस्टोनिया हमारे एक हाथ को प्रभावित करे, ये मुमकिन है कि दोनों हाथ को प्रभावित करे, और ये मुमकिन है कि चारों हाथ पांव को प्रभावित करे। सो डिस्टोनिया मुमकिन है कि हमारे शरीर के एक पार्ट को प्रभावित करे, और ये भी मुमकिन है कि एक से अधिक पार्ट को मुतासिर करे। डिस्टोनिया के भी अलग अलग कंडीशन होते हैं। समटाइम्स डिस्टोनिया का सीवियर कंडीशंस होता है, समटाइम्स माइल्ड कंडीशंस होता है बेसिकली डिस्टोनिया का। कुछ को कम रहेगा, कुछ को बहुत ज़्यादा डिस्टोनिया की कंडीशन रहेगी। बेसिकली डिस्टोनिया के कंडीशंस में हम कुछ सिम्टम आपको बताते हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, तो बड़ी आसानी होगी ऑप्शन चूज करने में। एक तो डिस्टोनिया के कंडीशंस में जो पर्सन होगा या जो पेशेंट होगा, वो बेसिकली उसका ड्रैगिंग लेग होगा। दैट मीन्स पाँव को घसीट करके चलेगा वो, ऐसे लोग, है ना। ऐसे लोग का जो नेक मूवमेंट होता है ये बेसिकली इनवॉलंटरी होता है। दैट मीन्स ऐसे किए हुए रहेंगे, या समटाइम्स ऐसा किए हुए रहेंगे, या समटाइम्स ऐसा रहेंगे बेसिकली, है ना। तो इनवॉलंटरी नेक मूवमेंट होता है बेसिकली। इसके अलावा पाँव हाथ में इनके काफ़ी दर्द महसूस होंगे, इनको काफ़ी परेशानी महसूस होगी, बोलने में भी इनको परेशानी महसूस होगी। बोलेंगे तो थरथराएंगे, और बोलेंगे कहीं, देखेंगे कहीं, मतलब आई कांटेक्ट बना के नहीं रख पाते, चूंकि यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शंस होता है, मसल्स में मांसपेशियों में दर्द होती है, जिसकी वजह से वो सही से बोलने में भी अनेबल होता है बेसिकली, है ना। सही से वो बोल भी नहीं पाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिस्टोनिया वाले कंडीशंस होते हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग स्ट्रेस में रहेंगे, और दूसरी चीज़ कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा थक जाएंगे एक्चुअली में, है ना। बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि पूरा शरीर ड्रैग करके बेसिकली चलना पड़ता है। सो डिस्टोनिया के कंडीशंस में इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रैक्शंस होगा, जिसकी वजह से रिपीटेटिव मूवमेंट और जो हमारा एक नॉर्मल गेस्चर पोस्चर है वो लिमिटेड हो जाएगा। दैट मीन्स मुतासिर हो जाएगा, दैट मीन्स प्रभावित हो जाएगा। एक और हम आपको बताना चाहते हैं हंटिंगटन डिजीज, है ना। हंटिंगटन डिजीज बेसिकली ये भी हमारा सिंड्रोम नहीं है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। तो एक है हंटिंगटन डिजीज, इसको हम लोग HD भी कहते हैं, शॉर्टकट में HD भी कहते हैं, और समटाइम्स हंटिंगटन कोरिया भी कहते हैं, हंटिंगटन कोरिया भी कहते हैं समटाइम्स। या आप हंटिंगटन डिजीज को HD कहें, या हंटिंगटन कोरिया कहें बेसिकली। ये हमारा एक इनहेरिटेड कंडीशंस होता है। हंटिंगटन डिजीज जो है वो एक हमारा इनहेरिटेड बीमारी होता है, जिसमें हमारे ब्रेन का जो नर्व सेल है वो डैमेज हो जाता है। नर्व सेल ब्रेन का डैमेज हो जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि एक तरफ नॉर्मल ब्रेन हमारा दिया गया है, एक तरफ नॉर्मल ब्रेन का सेक्शन है, और दूसरी तरफ हंटिंगटन डिजीज वाला बीमारी है। इसमें आप देख रहे होंगे कि उसका जो फ्रंटल बोन्स है वो काफ़ी चौड़ा हो गया है, उसमें सोइलिंग हो गई है, उसकी कलर चेंज हो गए हैं, और यही चीज़ होता है हंटिंगटन की डिजीज में, है ना। हंटिंगटन की डिजीज में बेसिकली हंटिंगटन डिजीज आमतौर पे 30 से 40 वर्ष की अवस्था में इसकी शुरुआत होती है, और ये एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। दैट मीन्स वक्त के साथ और भी घातक होता चला जाएगा, वक्त के साथ और भी रस्ट होता हुआ चला जाएगा बेसिकली, जो हमारे अंदर कई तरीके की साइकेट्रिक सिम्टम्स जाहिर करेगा। इसके अलावा आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, कॉग्निटिव एबिलिटी को प्रभावित करेगा, है ना, और साइकेट्रिक सिम्टम्स भी जाहिर करेगा आपके अंदर।
तो इसी के साथ जो है कि आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।